हाय एवरीवन। सो आज हम शुरू करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट से। कल का जो हमारा लेक्चर है वो महात्मा गांधी की जब डेथ हो जाती है वहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, देखिए वी नो दैट कि उस टाइम पे जो ब्रिटिश इंडिया थी इट वाज डिवाइडेड इनटू व्हाट वर कॉल्ड द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स। उसमें क्या था, जैसे ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी एंड प्रिंसली स्टेट्स जो वहाँ के जो राजा रजवाड़ा थे हमारे इंडिया के, उनके कंट्रोल में थी। तो जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस थी वहाँ पे तो डायरेक्ट कंट्रोल हो रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। लेकिन अगर हम उन एरिया की बात करें जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ना होके प्रिंसली स्टेट्स थे जो, तो वहाँ पे बहुत सारे जो लार्ज एंड स्मॉल स्टेट्स थे उन पे प्रिंसेस रूल कर रहे थे जिनको हम प्रिंसली स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रूल कर रहे थे, जो प्रिंसेस वहाँ पे रूल कर रहे थे, उनको कुछ जो फॉर्म ऑफ कंट्रोल है उनकी अपनी इंटरनल अफेयर्स में वहाँ पे एंजॉय वो कर रहे थे। दे वर एंजॉइंग सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर देयर इंटरनल अफेयर्स as long as they accepted British supremacy। उनको रूल करने की परमिशन दे दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, बट यहाँ पे एक उनसे प्रॉमिस लिया गया था कि आपको जो ब्रिटिशर्स है उनके कुछ रूल्स को फॉलो करना है। तो इसी को क्या बोला गया था, पैरामाउंसी या फिर सुजरेनिटी बोला गया था ब्रिटिश क्राउन का। प्रिंसली स्टेट्स लगभग जो 1/3 है लैंड एरिया की उसको कवर कर रहे थे ब्रिटिश इंडियन एम्पायर में, एंड 1 out of 4 इंडियंस लिव्ड अंडर प्रिंसली स्टेट्स। प्रॉब्लम क्या थी इसकी? सो प्रॉब्लम वाज दैट कि इंडिपेंडेंस से पहले जब ये अनाउंस होता है कि जो ब्रिटिश जब इसको ब्रिटिशर्स अनाउंस करते हैं दैट उनके जो ये जो उनका जो एंड हो गया है उनके रूल का, पैरामाउंसी जो थी ब्रिटिश क्राउन की ओवर प्रिंसली स्टेट्स वो भी लैप्स हो जाएगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो इंडिया को छोड़ के 1947 में जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या था कि ये जो जितने भी स्टेट्स थे सॉरी उस वक्त लगभग 566 ऐसे स्टेट्स थे जो कि प्रिंसली स्टेट्स थे। तो अब ये भी लीगली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। राजा रजवाड़ा इन स्टेट को छोड़ के अब इन स्टेट के वो रूलर नहीं कहलाए जाएंगे। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक द व्यू दैट के जितने भी स्टेट्स थे इनकी मर्जी है, अब या तो ये इंडिया को ज्वाइन करे या फिर पाकिस्तान को, या फिर ना ही इंडिया को ज्वाइन करे ना पाकिस्तान को, इंडिपेंडेंट रहे, ये उनकी इच्छा पे निर्भर था। सो ये जो डिसीजन था, ये डिसीजन लेना था लोगों को, ये डिसीजन लेना था लोगों को कि जो प्रिंसली रूलर्स हैं उनको आप अभी भी एक्सेप्ट कर रहे हो अपने रूलर की तरह, या फिर आप इंडिया के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान की। सो ये बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम थी, एंड इससे क्या था, जो हमारा यूनाइटेड इंडिया था उसकी एग्जिस्टेंस के लिए ये एक बहुत बड़ा थ्रेट था, क्योंकि 565 तो प्रिंसली स्टेट थे, आधा एरिया चला गया, लगभग एरिया चला गया पाकिस्तान के साथ, कुछ इधर चला गया आपका वेस्ट बंगाल में जो कि वो भी पाकिस्तानी था, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान में बेसिकली डिवाइड हो गए थे इंडिया। उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट थे तो इंडिया में फिर बचा क्या, राइट? तो ये प्रॉब्लम थी, ये बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न था। अब ये जो प्रॉब्लम है ये स्टार्ट हो जाती है बहुत जल्दी। पहले क्या होता है, जो कि त्रावणकोर के रूलर है वो अनाउंस कर देते हैं कि स्टेट ने डिसाइड कर दिया है कि स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा। उसके बाद आते हैं भाई निजाम आते हैं, निज़ाम आते हैं हैदराबाद के, वो भी इस तरह के सिमिलर स्टेटमेंट बता देते हैं नेक्स्ट डे कि जो रूलर्स है जैसे कि भोपाल के नवाब वर अवर्स टू ज्वाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली,
ये जो रिस्पॉन्स है रूलर्स का, प्रिंसली स्टेट से जो रिस्पॉन्स आ रहा है, इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पे एक रियल पॉसिबिलिटी है कि इंडिया का फर्दर डिवीजन होगा छोटी 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 स्मॉल कंट्रीज में। अब यहाँ पे जो प्रोस्पेक्ट्स है डेमोक्रेसी का उन लोगों के लिए जो इन स्टेट्स में रह रही हैं, वो भी लगभग खतरे में था। सो दिस वाज अ स्ट्रेंज सिचुएशन, क्योंकि जो इंडियन इंडिपेंडेंस था, इंडियन इंडिपेंडेंस का मतलब है ये था जो हमारे फोर फादर्स थे, उस वक्त के जो लीडर्स थे वो ये सोच रहे थे कि इंडिया का जो इंडिपेंडेंस है, इंडिया के इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि इंडिया एक यूनियन रहेगा स्टेट्स का, राइट। इंडिया के जो सिटीजन थे उनकी यूनिटी का ख्वाब देखा था, सेल्फ डिटर्मिनेशन as well as democracy. So most of these princely states government were run in a known democratic manner and जो ये rulers थे ये अपने democratic rights जो हैं अपने जो populations है उसको ये नहीं देने को तैयार थे। तो अब आता है स्टेप नंबर 2, गवर्नमेंट का अप्रोच क्या होता है। इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब वो गवर्नमेंट जो यहाँ पे इलेक्शन से, जो वोट इलेक्शंस की प्रोसेस से नहीं आई है, ये शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट है। सो यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट एक फर्म स्टैंस लेती है अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज ऑफ डिफरेंट साइजेस। माउंटबेटन जो प्लान होता है, प्रिंसली स्टेट्स यहाँ पे फ्री होते हैं ज्वाइन करने के लिए इंडिया को या फिर पाकिस्तान को। सरदार पटेल की बात करें, सरदार पटेल इंडियाज के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे एंड होम मिनिस्टर थे ड्यूरिंग दैट क्रूशल पीरियड फॉलोइंग इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे सरदार पटेल का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट उभर कर आता है। नेगोशिएट करते हैं रूलर्स के साथ, जाके वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं और उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप इंडिया के साथ कैसे मिल सकते हैं, बट डिप्लोमेटिकली एंड ब्रिंगिंग मोस्ट ऑफ देम इनटू द इंडियन यूनियन। अब काफ़ी जो यहाँ पे प्रिंसली स्टेट है उनको कन्विंस कर लेते हैं इंडिया के साथ ज्वाइन करने में, इंडिया यूनियन में आने में, बट ये बहुत इजी लग रहा होगा पढ़ने के लिए, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क था जिसमें परसुएशन करना था और वही इंसान परसुएट कर पाता था, कर सकता था जो स्किलफुल था। फॉर इंस्टांस जैसे 26 स्टेट्स थे। अगर आज हम उड़ीसा की बात करें, इस उड़ीसा में भी 26 छोटे छोटे स्मॉल स्टेट्स थे। सौराष्ट्र रीजन की अगर हम बात करें गुजरात की, तो यहाँ पे 14th बिग स्टेट्स थे, 119 स्मॉल स्टेट्स थे एंड न्यूमरस अदर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशंस। सो गवर्नमेंट का जो अप्रोच है इट वाज गाइडेड बाय 3 कंसिडरेशन। पहले क्या होता है, पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। अब जो प्रिंसली स्टेट्स के जो लोग हैं ज़्यादातर इंडियन यूनियन का पार्ट होना चाहते हैं। सेकेंडली गवर्नमेंट यहाँ पे फ्लेक्सिबल होने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी के खुद को तैयार करती है, इन रीजन्स को ऑटोनॉमी देना चाहती हैं। सो आइडिया क्या था कि जो प्लुरैलिटी है उसको एकोमोडेट किया जाए और जो फ्लेक्सिबल अप्रोच है इन ये जो डिमांड्स है इन प्रिंसली स्टेट्स की, उसको डील किया जाए उन डिमांड्स के साथ। थर्डली क्या होता है कि जो पार्टीशन का बैक ड्रॉप है, तो यहाँ पे जो कॉन्टेस्ट होता है जैसे डिमार्केशन जो टेरिटरी की है उसकी एक डिमांड यहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद एक उठती है। इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन हैड assumed supreme importance। 15 अगस्त 1947 से पहले पीसफुल नेगोशिएशंस होते हैं। पीसफुल नेगोशिएशंस में क्या होता है, सारे स्टेट्स जिनकी टेरिटरीज कंटीजियस थी टू द न्यू बाउंड्रीज ऑफ द इंडिया इनटू द इंडियन यूनियन, वो इंडियन यूनियन का पार्ट हो जाते हैं।
ज़्यादातर स्टेट्स के जो रूलर हैं वो एक डॉक्यूमेंट साइन करते हैं जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना जाता है। अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन होता क्या है? इसका मतलब होता है कि जो स्टेट है उनके स्टेट इस बात पे एग्री तो हो जाते हैं कि वो इंडियन यूनियन का पार्ट बनेंगे। एक्सेशन जो होता है प्रिंसली स्टेट्स का, जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। जूनागढ़ का इशू रिजोल्व होता है आफ्टर अ प्लेबिसाइट confirmed people's desire to join India. So you will read about Kashmir in chapter 7. हम यहाँ पे एक लुक देते हैं, केसेस देखते हैं हैदराबाद के एंड मणिपुर के। उससे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं सो इंडिया बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन। येलो जो पोर्शन है ये ब्रिटिश इंडिया को बताता है, मतलब वो स्टेट जो कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे डायरेक्ट, जहाँ पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली गवर्न कर रहे थे। प्रिंसली स्टेट्स आता है जहाँ पे भाई अपने बिहाफ पे राजा रजवाड़ाओं को अलाउ कर दिया जाता है कि आप यहाँ पे रूल करें। यहाँ पे जो रेड कलर का जो आपको बाउंड्री एरिया दिखा रही हैं, एक्सटर्नल बाउंड्री होती है इंडिपेंडेंट इंडिया की। सो जैसे जम्मू एंड कश्मीर पे प्रिंसली स्टेट्स होते हैं, राजपुताना, अजमेर, बलूचिस्तान, गुजरात, ग्वालियर एंड हैदराबाद, मैसूर। ओके, सो ये हमारा इंडिया बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन का इंडिया का बहुत प्यारा सा मैप है। So this illustration is not a map drawn to scale and should not be taken to be authentic depiction of India's external boundaries. अब यहाँ पे ये दो बच्चे हैं, बात कर रही हैं, Can't we end the partition of India and Pakistan the way they did in Germany? I want to have breakfast in Amritsar and lunch in Lahore. Isn't it better that we now learn to live and respect each other as independent nations? दो बच्चे हैं तो भाई भावनाएं अपनी यहाँ पे व्यक्त कर रही हैं। गवर्नमेंट का अप्रोच की हमने यहाँ पे बात कर ली है। ये हमारे सरदार पटेल हैं जिनका इंटीग्रेशंस में, स्टेट्स के इंटीग्रेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल आता है। और यहाँ पे जो ये ब्लैक कलर के कपड़े पहने गए हैं ये नवाब साहब है, जिनको टाइटल दिया जाता है निजाम ऑफ हैदराबाद। ओके, तो ये यहाँ पे इनको मना लेते हैं और बड़ी खुशी से फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल एक तस्वीर लेते हैं। हैदराबाद जो कि लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट्स की अगर हम बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से, वो होता है हैदराबाद। ठीक है, अब हैदराबाद वाज सराउंडेड एंटायरली बाय इंडियन टेरिटरी। कुछ पार्ट्स जो होते हैं ओल्ड हैदराबाद स्टेट्स के, आज वो महाराष्ट्र का पार्ट्स है, कर्नाटका में चले गए कुछ पार्ट जो है वो आंध्र प्रदेश का है। इसके जो रूलर है वो एक टाइटल को कैरी करते थे जिसको निजाम बोलते थे, निजाम, एंड वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। तो ये लोग जो नवाब होते थे वो बहुत वर्ल्ड के रिचेस्ट प्रॉस्परस फैमिली को बिलोंग करते थे। निजाम चाहते थे एक इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। सो ये क्या करते हैं कि एक अग्रीमेंट साइन करते हैं जिसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट बोलते हैं। इंडिया के साथ नवंबर 1947 में ये साइन होता है फॉर अ ईयर व्हाइल नेगोशिएशंस विद द इंडियन गवर्नमेंट वर गोइंग ऑन। सो इन द मीन टाइम एक मूवमेंट होता है लोगों का, हैदराबाद के लोगों का, ये जो निजाम का जो रूल है उसके अगेंस्ट। पीसेंट्री तेलंगाना रीजन में इन पर्टिकुलर हैदराबाद के जो निजाम थे उनका ऑपरेसिव रूल के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाते हैं। विमेन इनके रूल की वर्स्ट जो है वो इनके ऑपरेशंस की वर्स्ट विक्टिम रही हैं, तो लार्ज नंबर में आती हैं और मूवमेंट को ज्वाइन करती है। हैदराबाद के टाउन ये जो मूवमेंट हो रहा है
इसके नर्व सेंटर होते हैं। कम्युनिस्ट एंड हैदराबाद कांग्रेस वर इन द फोरफ्रंट ऑफ द मूवमेंट। निजाम रिस्पॉन्ड करते हैं कैसे? एक पैरामिलिट्री फोर्स को अनलैश करके, जिसको रजाकर्स के नाम से जाना जाता है, और ये पैरामिलिट्री फोर्स भेज देते हैं लोगों पे। सो जो अगर यहाँ पे देखिए आप एट्रोसिटीज की कम्युनल नेचर किस तरह का होता है रजाकर्स का, तो इतनी एट्रोसिटीज होती हैं लोगों पे, इतनी उन पे बहुत बुरी तरह से उनके साथ बर्ताव होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं थी, जिसकी कोई हद नहीं थी। सो मर्डर हो जाता है, रेप किया जाता है, लूट किया जाता है। पर्टिकुलरली जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं यहाँ पे उनको टारगेट किया जाता है, राइट, विच इज़ वेरी बैड। यू कैन सी नॉन मुस्लिम को टारगेट किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन। अब इतनी सिचुएशन खराब हो जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी आर्मी भेज के बोला जाता है कि भाई जाओ आप इस सिचुएशन को टैकल करो। सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी जाती है और जो निजाम की जो फोर्सेस होती हैं उन पे कंट्रोल ले लेती है। ये बहुत सारे दिन होते हैं इंटरमिटेंट फाइटिंग के। निजाम आते हैं, सरेंडर कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हैदराबाद का जो एक्सेशन है वो हमारे प्यारे भारत में आ जाता है। भाई वल्लभ भाई पटेल का इतना बड़ा योगदान रहा है, तो इन महान नेता के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1875 से 1950 के बीच में इनका टाइम पीरियड रहा है। लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, कांग्रेस के लीडर होते हैं। गांधी, महात्मा गांधी के फॉलोअर होते हैं। उसके बाद फिर जब इंडिपेंडेंस मिल जाती है तो ये डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। पहले होम मिनिस्टर भी होते हैं। तो इंटीग्रेशन जो होता है प्रिंसली स्टेट्स का, उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेंबर ऑफ इंपॉर्टेंट कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, प्रोविंशियल्स कॉन्स्टिट्यूशन एटसेट्रा। ओके, फिर आता है स्टेट 2 जो कि मणिपुर है। इंडिपेंडेंस के कुछ दिनों बाद जो मणिपुर के महाराजा होते हैं, जिनका नाम होता है बोधा चंद्र सिंह, तो बोधा चंद्र सिंह क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लेते हैं भारत सरकार के बीच में, और उनको ये एश्योरिटी दी जाती है कि जो इंटरनल ऑटोनॉमी है मणिपुर की वुड बी मेंटेन। सो जब ये प्रेशर होता है पब्लिक ओपिनियन का, महाराजा इलेक्शंस कराते हैं मणिपुर में। जून 1948 को इलेक्शंस होते हैं। स्टेट अब यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो जाता है। इस तरह से मणिपुर पहला पार्ट था इंडिया का जहाँ पे इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन होते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे। सो व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? इट मीन्स दैट कि जो एक पर्सन है वो 1 पर्सन 1 वोट। लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है मणिपुर की, उसमें बहुत सारे शार्प डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि क्या मणिपुर को मर्ज करना चाहिए इंडिया के साथ। कुछ लोग कहते हैं, वहाँ पे कुछ लीडर्स कह रहे थे मेंबर जो होते हैं असेंबली के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, मर्ज होना चाहिए। कुछ मेंबर्स अगेंस्ट थे। सो व्हाइल द स्टेट कांग्रेस वांटेड द मर्जर, अदर पॉलिटिकल पार्टीज वर अपोज्ड टू दिस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीड करती है महाराजा को परसुएड करने में। महाराजा मर्जर एग्रीमेंट को साइन कर लेते हैं 1949 को। सो ये महाराजा है, महाराजा की पिक्चर है, बच्चा बड़े गौर से देख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक कार्टून दिया हुआ है, इधर महाराजा है, एंड तो ये कह रहे हैं, नो डोंट गेट अप योर हाइनेस, जस्ट गिव मी दिस, दैट विल डू। तो ये क्या लेना चाह रहे हैं इनसे, ये जो मर्जर एग्रीमेंट है वो वल्लभ भाई इनसे लेना चाह रहे हैं। सो दिस कार्टून कमेंट्स ऑन द रिलेशन बिटवीन द पीपल and the rulers in the princely states, and also on Patel's approach
टू रिजोल्व दिस इशू, दिमाग लगाते भाई। रीऑर्गेनाइजेशन देखते हैं स्टेट्स का। सो ये जो प्रोसेस होती है नेशन बिल्डिंग की, ये पार्टीशन के बाद ख़त्म नहीं हो जाती। प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन हो जाता है, उसके बाद भी जो प्रॉब्लम होती है नेशन बिल्डिंग की, अभी भी ये प्रॉब्लम है। अब चैलेंज आता है नया चैलेंज आता है कि जो इंडियन स्टेट्स थे उनकी इंटरनल बाउंड्रीज को क्रिएट करना। ये एक मसला नहीं था, एक मैटर नहीं था एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स का। बाउंड्री को ड्रॉ करना है दोबारा से, ताकि उस वहाँ पे इंडिया में लिंग्विस्टिक कल्चरल प्लुरलिटी जो है हमारे देश की रिफ्लेक्ट हो उस पर्टिकुलर एरिया में विदाउट अफेक्टिंग द यूनिटी ऑफ द नेशन। मतलब क्या है कि इस तरह से स्टेट्स बनाना है ताकि जो एक लैंग्वेज बोल रहे हैं लोगों के, उनका एक स्टेट हो, सिमिलर जो कल्चर है लोगों का उनको एक स्टेट दिया जाए। इस बेसिस पे यहाँ पे डिमांड उठी थी। सो कॉलोनियल रूल में स्टेट बाउंड्रीज को या तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, एडमिनिस्ट्रेशन को इजी करने के लिए स्टेट की बाउंड्रीज को ड्रॉ किया गया था, या फिर सिंपली coincided with the territories annexed by the British government or the territories ruled by the princely powers। तो वहाँ पे ऐसा कुछ उनका एम ही नहीं था कि बाउंड्री को क्यों ड्रॉ किया है। यहाँ पे जो लिंग्विस्टिक यूनिटी है, प्लुरलिटी है, कल्चरल प्लुरलिटी है, उसके बेसिस पर बाउंड्री ड्रॉ करनी है, बस ऐसे ही वो बाउंड्री को ड्रॉ किया हुआ था। सो हमारा जो नेशनल मूवमेंट था उसने रिजेक्ट किया था इन डिविजन्स को एज आर्टिफिशियल्स एंड हैड प्रोमिस द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल, कि लिंग्विस्टिक जो प्रिंसिपल है वो बेसिस होना चाहिए स्टेट्स के फॉर्मेशन का। इनफैक्ट जब नागपुर सेशन होता है कांग्रेस का 1920 में, तो प्रिंसिपल क्या था कि यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड करना है, principle was recognized as the basis of the reorganization of the Indian National Congress Party itself। बहुत सारी जो प्रोविंशियल कांग्रेस होती है, कमिटीज़ को बनाया जाता है, लिंग्विस्टिक जोन्स ही बनाते हैं। सो ये फॉलो नहीं करती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को ब्रिटिश इंडिया में। सो थिंग्स चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस, बदल जाती हैं पूरी तरह से पार्टीशन के बाद में। हमारे जो लीडर्स होते हैं उनको ये लगता है कि जब स्टेट्स को बना रही हैं, स्टेट को कार्व आउट कर रही हैं लैंग्वेज के बेस पे, इसकी वजह से डिसरप्शन हो सकता है और डिसइंटीग्रेशन हो सकता है। देखिए कभी भी कोई नई चीज़ जब प्रैक्टिस में करते हैं तो बिल्कुल डर लगता है। जैसे जब इंडिया में डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस किया गया तो काफ़ी लोग ये सोचते थे कि इंडिया जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा, बट कितने अच्छे से अभी भी हमारा जो इंडिया है वो डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस कर रहा है, और ये बाकी जो देश हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल है। सो इट वॉज ऑल्सो फेल्ट दैट this would draw attention away from other social and economic challenges that the country faced. Central leadership decided to postpone matters. Need for postponement was also felt because fate of the princely state had not been decided. Also the memory of partition was still fresh. So ये जो decision होता है national leadership का, it was challenged by the local leaders and the people. प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। तेलुगु स्पीकिंग एरियाज जो होते हैं, जैसे कि ओल्ड मद्रास प्रोविंस जो आज हमारे तमिलनाडु का पार्ट है, कुछ पार्ट्स होते हैं आंध्र प्रदेश के, केरला के, कर्नाटका के। ओके, नो। सो यहाँ पे क्या है कि जो ओल्ड मद्रास प्रोविंस थी, ओल्ड मद्रास प्रोविंस में कुछ पार्ट थे तमिलनाडु के, कुछ पार्ट थे आंध्र प्रदेश के, केरला के, कर्नाटक के। तो अब ये तीनों मद्रास से ही ये चारों स्टेट बने हैं। ठीक है, मद्रास पहले बहुत बड़ा प्रोविंस होता था, उससे तोड़ के ये उसकी बाउंड्री क्रिएट करके स्टेट बनाए गए हैं लैंग्वेज के बेसिस पे। उसके बाद आता है विशालांध्र मूवमेंट। ये होता है मूवमेंट फॉर सेपरेट आंध्रा वाज कॉल्ड विशाल आंध्रा। यहाँ पे डिमांड आ जाती है कि जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज हैं उनको मद्रास प्रोविंस से
अलग कर दो, ओके, ऑफ विच दे वर अ पार्ट, एंड उनको एक सेपरेट आंध्र प्रोविंस बना दो। सो नियरली जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस होती है आंध्र रीजन में वो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के फेवर में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये मूवमेंट होता है, मोमेंटम को गैदर करता है। इससे क्या रिजल्ट होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स का वैसिलेशन होता है। पोटी श्रीरामुलु कांग्रेस लीडर होते हैं और एक वेटरन गांधीयन होते हैं। कहाँ पे जाते हैं वो, एक फास्ट पे जाते हैं जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, और ये फास्ट रखता है बंदा 56 डेज तक। सो इसकी वजह से क्या होता है, उस एरिया में अनरेस्ट हो जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वायलेंस आती है आंध्र रीजन में। पीपल इन लार्ज नंबर टुक टू द स्ट्रीट्स, सड़कों पे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे को बहुत इंजरी होती है या फिर पुलिस फायरिंग में अपनी ज़िंदगी खो बैठते हैं। सो मद्रास में बहुत सारे जो लेजिस्लेटर्स होते हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। फाइनली प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करते हैं कि भाई एक सेपरेट आंध्रा स्टेट बनेगा, और ये फिर दिसंबर 1952 में इस तरह से आंध्रा का बर्थ होता है। 1961 का मैप अब हम देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, अब यहाँ पे अब ये जो मैप है, this illustration is not a map drawn to scale and should not be taken to be authentic depiction of India's external boundaries। तो ये हमारा मैप होता है 1961 का। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, देन राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है और मद्रास है, वेस्ट बंगाल है। अब यहाँ पे क्या है देखिए, एक स्टेट आपका तेलंगाना नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, जो कि 1961 के बाद यहाँ पे इनका जन्म होगा। ठीक है, फिर इधर अगर हम देखें ईस्ट एरिया में, तो यहाँ पे वी हैव असम और त्रिपुरा है, मणिपुर है, नागा हिल्स है। सो असम नहीं, यहाँ पे असम है, त्रिपुरा है और यहाँ पे नागालैंड नहीं है, राइट। तो ये इधर भी काफ़ी स्टेट बनते हैं हमारे 1961 के बाद। अब यहाँ पे ये एक कार्टून है, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल 26 जुलाई 1953 कैप्चर्स कर रहा है कंटेम्प्रेरी इंप्रेशंस ऑफ द डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लोग सड़कों पे बैठे लिंग्विस्टिक स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। ये जो फॉर्मेशन होता है आंध्र प्रदेश का, spurred the struggle for making of other states on linguistic lines in other parts of the country। कि जब आंध्र प्रदेश बन गया है तो काफ़ी जो दूसरे लोग हैं वो भी डिमांड करने लग जाते हैं। These struggles force the central government, इससे क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन स्ट्रगल की वजह से जब देखते कि बहुत सारी डिमांड हो रही हैं पूरे देश से, तो यहाँ पे अपॉइंट करती है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को, और ये 1953 में ये काम किया जाता है ताकि जो सवाल होता है, जो क्वेश्चन होता है बाउंड्री को रीड्रॉ करने का, उस पे ये काम कर सके। कमीशन अपनी रिपोर्ट में एक्सेप्ट करती है कि जो बाउंड्रीज होती है स्टेट की उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए डिफरेंट लैंग्वेजेस की बाउंड्रीज को। सो इस रिपोर्ट के बेस पे क्या होता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है 1956 में, जिससे फिर 14 स्टेट्स का क्रिएशन होता है एंड 14 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरीज यहाँ पे आती हैं। Now isn't this very interesting? Nehru and other leaders were very popular and yet the people did not hesitate to agitate for linguistic states against the wishes of the leaders। Okay, ये पोटी श्री रामुलु गांधीयन वर्कर थे, गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे, गांधी जी के प्रिंसिपल पे इनका एक बहुत बड़ा बिलीफ था। गवर्नमेंट जॉब छोड़ देते हैं और ये सोल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिविजुअल सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट करते हैं। 1946 में ये एक फास्ट पे चले जाते हैं
कि जो टेम्पल्स होते हैं मद्रास में, उनको यहाँ पे खोलना है दलित्स के लिए, राइट, दलित्स के लिए टेम्पल को खोलना है। एक फास्ट लेते हैं 19 अक्टूबर 1952 को इनकी डेथ हो जाती है और ये बेचारे मर जाते हैं डिमांड करते हुए सेपरेट स्टेट को आंध्र प्रदेश में। डाइड ड्यूरिंग द फास्ट ऑन 15 इनकी डेथ होती है 15 दिसंबर 1952 को और ये फास्ट लेते हैं अक्टूबर में। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राइट, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि हिंदूज में भी कुछ ऐसे सेक्शन है सोसाइटी का जिन लोगों को मंदिर तक जाने की परमिशन नहीं है। ठीक है, तो हम हिंदू राष्ट्र की नहीं, हम अपर कास्ट है हिंदू के, उनकी यहाँ पे बात कर रही हैं, राइट। सो गाइज, हमारे जो भारत है, भारत इतिहास का हमेशा से अनटचेबिलिटी एक हिस्सा रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो अपर कास्ट के लोग थे वो लोअर कास्ट के लोगों को उनका ऑपरेशन करते थे और कैसे उनके साथ ट्रीट करते थे। इवन जो भगवान है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से भगवान का भी बंटवारा लोगों ने, सोसाइटी ने किया हुआ था। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसर्न जो था अर्ली ईयर्स में, वो कंसर्न था सेपरेट स्टेट्स की डिमांड को लेके, कि अगर ये सभी लोग ऐसे सेपरेट स्टेट की डिमांड करते रहेंगे तो इससे कहीं ना कहीं हमारा जो यूनिटी है कंट्री की वो खतरे में ना आ जाए। सो ये महसूस किया गया कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं, जो ऐसे स्टेट है जो लैंग्वेज के बेसिस पे बन रहे हैं, ये फोस्टर कर रही हैं सेपरेटिज्म को, और ये जो नए फाउंडेड जो नेशन है उन पे प्रेशर्स को क्रिएट कर रही हैं। लेकिन जो लीडरशिप है अंडर पॉपुलर प्रेशर फाइनली एक चॉइस बनाती है लिंग्विस्टिक स्टेट्स के फेवर में। इट वॉज hoped that if we accept the regional and linguistic claims of all regions, threat of division and separatism would be reduced। कहना क्या है यहाँ पे कि ये फिर महसूस किया गया कि अगर हम जो भी क्लेम है, एक रीजन के कुछ रीजनल क्लेम भी होते हैं, कुछ लिंग्विस्टिक क्लेम्स भी होते हैं, अगर गवर्नमेंट उनको एक्सेप्ट कर ले तो ये जो खतरा है डिवीजन का, सेपरेटिज्म का, इसको कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जा सकता है। बिसाइड्स एकोमोडेशन जो है रीजनल डिमांड्स का और जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन है, पर ऑल्सो सीन एज मोर डेमोक्रेटिक। दूसरी तरफ ये देखा गया कि यहाँ पे जो रीजनल डिमांड्स का एकोमोडेशन हो रहा है और ये जिस तरह से लिंग्विस्टिक स्टेट्स उभर कर आ रही है, ये भी तो वही डेमोक्रेसी का पार्ट ही है। नाउ यहाँ पे 50 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स को फॉर्म किए हुए। वी कैन से दैट कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स है एंड जो मूवमेंट है इन स्टेट्स का फॉर्मेशन का, उसने कैसे इंडिया की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को चेंज कर दिया है और कैसे बेसिक वेज में कैसे हमारी लीडरशिप को चेंज किया है। सो ये जो पाथ है, जो रास्ता है पॉलिटिक्स की तरफ जो जाता है, पावर की तरफ जो जाता है, अब ये ओपन होता है सभी लोगों के लिए। अदर देन स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग एलीट, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन कुछ यूनिफॉर्म बेसिस देता है स्टेट बाउंड्रीज को ड्रॉ करने के लिए। सो इट डिड नॉट लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री एज मेनी हैड फियर्ड अर्लियर। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसने हमारी जो नेशनल यूनिटी है उसको मजबूत ही किया है। अबव ऑल, लिंग्विस्टिक स्टेट्स ने जो एक्सेप्टेंस है प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी को, उसको अंडरलाइन किया है। जब हम कहते हैं कि इंडिया ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है, इसका मतलब सिंपली नहीं है कि इंडिया ने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को एम्ब्रेस किया है, ना ही इसका मतलब ये होता है कि इंडिया ने जो एक इलेक्शंस का जो एक फॉर्मेट हमें दी गई है उसको एक्सेप्ट किया है। ऐसा कतई इनका मतलब नहीं है। चॉइस लार्जर थी उससे ज़्यादा।
So it was a choice in favor of recognizing एंड एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंसेस। हमारे देश में जो डिफरेंसेस थे, चाहे वो कल्चर को लेके हो, चाहे वो रिलीजन को लेके हो, उनको एक्सेप्ट करना भी डेमोक्रेसी ही है, विच कुड एट टाइम्स बी अपोजिशनल। डेमोक्रेसी का अगर हम मतलब देखें दूसरे वर्ड्स में, इसको जो आइडियाज की प्लुरलिटी है, वे ऑफ लाइफ है, उनके साथ इसको एसोसिएट नहीं किया गया था। Much of the politics in later period was to take place within this framework। उस टाइम पे तो इसको नहीं किया गया था। धीरे धीरे इसको जो आइडिया है डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी को फिर एसोसिएट करने लग जाते हैं प्लुरलिटीज ऑफ आइडियाज एंड वेज ऑफ लाइफ। सो यहाँ पे फिर ये एक रिपोर्ट है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की, जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को 1955 में। फिर उसके बेसिस पे ही यहाँ पे लिंग्विस्टिक स्टेट्स का बर्थ होता है। सो फास्ट फॉरवर्ड, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। एक्सेप्शन जो होता है लिंग्विस्टिक स्टेट्स के प्रिंसिपल का, जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया जाता है, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि जितने भी स्टेट्स हैं वो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बन जाएंगी। एक्सपेरिमेंट होता है, जैसे कि बॉम्बे स्टेट था उस टाइम पे, तो बाइलिंगुअल था, जिसमें गुजराती भी थे, मराठी भी थे। आफ्टर अ पॉपुलर एजिटेशन, स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वर क्रिएटेड इन 1960। तो 1960 में उसको क्रिएट कर दिया जाता है। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में भी दो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे। एक वो ग्रुप था जो हिंदी को बोलता था, दूसरे ग्रुप थे जो कि पंजाबी स्पीकिंग थे। सो जो पंजाबी स्पीकिंग पीपल थे वो एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे थे, बट इट वाज नॉट ग्रांटेड विद अदर स्टेट्स इन 1956। पंजाब का जो स्टेटहुड है वो 10 साल बाद आता है कब? 1968 में क्रिएशन होता है पंजाब का, जब आज की जो टेरिटरीज होती हैं जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश को सेपरेट कर दिया जाता है लार्जर पंजाब स्टेट से। तो हरियाणा है, हिमाचल है, ये पंजाब से ही निकल कर बने हैं। दूसरा जो मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है स्टेट का, सो ये होता है नॉर्थ ईस्ट में 1972 में। मेघालय को भी असम में से कार्व आउट करके बनाया जाता है 1972 में। मणिपुर, त्रिपुरा टू इमर्ज्ड एज सेपरेट स्टेट सेम ईयर। फिर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश भी आते हैं 1987 में। नागालैंड पहले ही एक स्टेट बन जाता है 1963 में। सो लैंग्वेज डिड नॉट हाउएवर एक सोल बेसिस नहीं रहा है ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट्स के ऑर्गेनाइजेशन का। बाद के जो साल आते हैं वहाँ पे ये देखा जाता है जो सब रीजन्स होते हैं वो भी डिमांड अपनी खड़ी करते हैं, रेस करते हैं सेपरेट स्टेट के लिए। और इनका अब जो बेसिस क्या होता है सेपरेशन का, होता है कि आपको जो रीजनल कल्चर है वहाँ मतलब डिफरेंसेस जो हैं रीजनल कल्चर्स में और रीजनल इम्बैलेंस में बहुत प्रॉब्लम है। रीजनल इम्बैलेंस और रीजनल कल्चर, ये दो मुद्दे होते हैं। सो 3 स्टेट्स बनते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड 2000 में क्रिएट हो जाते हैं। तेलंगाना भी एक स्टेट की तरह आता है 2 जून 2014। ये जो पूरी कहानी है रीऑर्गेनाइजेशन की, अभी इसका एंड नहीं हुआ है। कुछ ऐसे रीजन्स हमारे देश में जो डिमांड कर रही हैं सेपरेट स्टेट्स की, जैसे कि विदर्भा महाराष्ट्र में, हरित प्रदेश वेस्टर्न रीजन जो है उत्तर प्रदेश एंड नदर्न रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल। यूएस has 1/4 of our population but 50 states. Why can't India have more than 100 states? क्वेश्चन ये कि यूएस जो है, यूएस के पास हमारे से 1/4 पॉपुलेशन है, 50 स्टेट्स है फिर भी, लेकिन इंडिया जो है, इंडिया के पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो 100 स्टेट्स क्यों नहीं हो सकती? क्वेश्चन तो सही है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। ओके, सो इसका आंसर है,
तो इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसका ये हुआ कि इंडिया के पास 100 स्टेट्स होना इसलिए प्रॉब्लम होगा क्योंकि हमने जिसे देखा था हमारा भारत देश आज़ाद होता है 1947 को, राइट। पहला तो इसका आंसर है कि इंडिया के पास इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतने ज़्यादा स्टेट्स को मैनेज करना अननेसेसरी क्या होगा, बर्डन होगा गवर्नमेंट पे। ठीक है। दूसरा, जो इंडिया में स्टेट्स बनाए गए हैं वो कुछ लिंग्विस्टिक बेसिस पे है, कुछ कल्चरल बेसिस पे है, कुछ रीजनल बेसिस पे बनाए गए हैं। तो इसका जो आंसर है वो बहुत बड़ा होगा, बट ये मैं एक बेसिक आइडिया दे सकती हूँ कि क्यों इंडिया के लिए एक प्रॉब्लमेटिक रहेगा अगर यहाँ पे 100 स्टेट होंगे। और यूएस की अगर हम बात करें, यूएस ने एनेक्सेशन करके अपने स्टेट्स को बढ़ाया है, सो यूएस के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच। लेक्चर अगर पसंद आया हो, एक लाइक तो बनता है, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।